नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद ही बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे महाराष्ट्र में चुनावी नतीजों में हो सकता है बड़ा उलटफेर। चुनाव आयोग के पास में लाखों रुपए जमा कर दिए गए हैं। सैकड़ों ईवीएम फिर से जांची जाएंगी। जी हां दोस्तों, अब यहां पर ईवीएम की जांच होगी, माइक्रो कंट्रोलर की जांच यहां पर होगी। जी हां दोस्तों, ताजा अपडेट आ रही है, पूरी खबर पहुंचाएंगे विस्तार से। बात होगी दोस्तों सीजीआई रह चुके डीवाई चंद्रचूड़ की मुश्किलें पड़ चुकी हैं। पूर्व सीजीआई की फाइल खोल दी है सुप्रीम कोर्ट के वकील ने। इसको लेकर के भी ताजा अपडेट है दोस्तों। बात होगी यहां पर दिल्ली के रामलीला मैदान में गूंजा है बैन करो ईवीएम, ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ। जी हां दोस्तों, इसको लेकर के भी अपडेट आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने मोर्चा खोला। एक एक करके हर जरूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। खबरों में बढ़ेंगे उससे पहले अगर आप लोग भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन का खुले तौर पर समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दोस्तों दर्ज करवाइएगा और कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। सीधे पहली बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जी हां दोस्तों, ईवीएम की जांच करवाएंगे अजीत पवार के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले योगेंद्र। चुनाव आयोग को बतौर यहां पर फीस जमा कर दिए हैं 9 लाख रुपए। आप लोगों को बताते चले, ताजा अपडेट आ रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य भर में कई उम्मीदवारों ने ईवीएम में माइक्रो कंट्रोलर के वेरिफिकेशन के लिए आवेदन दायर किए हैं। पूरे के 21 निर्वाचन क्षेत्रों में से 11 उम्मीदवारों ने आधिकारिक तौर पर माइक्रो कंट्रोलर की दोबारा जांच के लिए चुनाव आयोग से अनुरोध किया है। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के यहां पर बारामती से उम्मीदवार योगेंद्र पवार ने 19 ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर को सत्यापित करने के लिए जिला प्रशासन के पास में एक आवेदन दायर किया है। इस प्रक्रिया के लिए उन्होंने 9 लाख रुपए का भुगतान भी किया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि बेईमानी से चुनाव नहीं जीतने देंगे किसी भी कीमत पर, लेकिन भाजपा ने बेईमानी से चुनाव जीता है। दोस्तों बताते चले, यहां पर ईवीएम सत्यापन के लिए आवेदन 23 नवंबर को घोषित चुनाव परिणाम के 7 दिनों के भीतर जमा करना था। जिले भर में उम्मीदवारों ने 137 ईवीएम सेटों में माइक्रो कंट्रोलर के सत्यापन की मांग की है और सामूहिक रूप से इस पर आने वाले खर्च के लिए चुनाव आयोग को यहां पर 66 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार जो उम्मीदवार अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में यहां पर बताते चले कि दूसरे या तीसरे स्थान पर रहते हैं, वे अपने विधानसभा क्षेत्र में इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में से 5% के माइक्रो कंट्रोलर की जांच का अनुरोध कर सकते हैं। उसी के तहत में इंडिया गठबंधन ने बड़ा कदम उठाया है। अब चुनाव आयोग की सारी पोल पट्टी खुल करके सामने आ जाएगी। कहां पर आखिर खेल हुआ है, भाजपा चुनाव कैसे जीती, ये भी यहां पर साफ हो जाएगा दोस्तों। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, इस खबर के आने के बाद ही शरद पवार की पार्टी के नेता जितेंद्र आवाहन का चुनाव आयोग पर बहुत ही गंभीर बड़ा आरोप। चुनाव आयोग क्या अब डेटा उड़ाने में जुट गया है? जिस ईवीएम के डेटा के आधार पर रिकाउंटिंग मांगी जा रही है वही उड़ा दिया जा रहा है। दोस्तों बताते चलें, जो यहां पर शरद पवार की पार्टी के नेता हैं जितेंद्र आवाहन, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि सारे सबूत नष्ट किए जा रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से फ्रंट फुट पर ईवीएम के खिलाफ में मोर्चा भी खोल दिया गया है। दोस्तों इस समय की ये ताजा अपडेट आई है। अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन और एमबीए की तरफ से उठाए गए इस फैसले से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करके अपना महत्वपूर्ण समर्थन दर्ज करवाइएगा। इसके साथ ही पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की फाइल खुली। दुष्यंत दबे वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, बोले जस्टिस चंद्रचूड़ ने संविधान और देश के साथ में बहुत अन्याय किया है। जी हां दोस्तों, दुष्यंत दबे वरिष्ठ वकील ने ही मोर्चा खोल दिया है और डीवाई चंद्रचूड़ को जबरदस्त तरीके से निशाने पर लिया है। इतना ही नहीं, यहां पर संजय राउत ने एक बार फिर से चंद्रचूड़ पर भड़ास निकाली। महाराष्ट्र को जो नुकसान हुआ उसके जिम्मेदार चंद्रचूड़ है। पूर्व सीजीआई पर भड़के हैं संजय राउत। संजय राउत लगातार डीवाई चंद्रचूड़ को निशाने पर दोस्तों ले रहे हैं यहां पर। इसके साथ ही आप लोग भी जरूर बताइएगा
डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर के आप लोग दोस्तों क्या कुछ सोचते हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर लोगों ने कई तरह के सवाल खड़े किए। संविधान की संरक्षक राष्ट्रपति महोदया क्या कर रही हैं। संविधान के हिसाब से महाराष्ट्र में अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए था। 1 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है, महाराष्ट्र में नतीजे आए हुए, झारखंड में सरकार का गठन हो चुका, शपथ ग्रहण हो चुका मुख्यमंत्री का, कैबिनेट की पहली बैठक हो चुकी, मैया सम्मान योजना की राशि भी बढ़ गई, ताबड़तोड़ एक्शन में झारखंड की हेमंत सरकार नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में तो यह भी तय नहीं है कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कब यहां पर शपथ ग्रहण होगा। महाराष्ट्र विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल कब का पूरा हो चुका है और एकनाथ शिंदे अपने पद पर बने हुए हैं। यह संविधान के प्रावधानों का सरासर उल्लंघन है। कार्यकाल पूरा होने के पहले या तो नई सरकार गठित हो जानी चाहिए या फिर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। क्या राष्ट्रपति महोदया पीएमओ के आदेश का इंतजार कर रही हैं? क्या राज्यपाल ने उन्हें कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है? क्या उन्हें राज्यपाल से यहां पर कोई भी रिपोर्ट अब तक मिली नहीं है? कुल मिलाकर के देखा जाए तो मोदी सरकार में महाराष्ट्र के अंदर लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए देखा जा रहा है भाजपा की तरफ से। ये यहां पर दोस्तों अपडेट आई है। इसके साथ ही जो खबर आ रही है उसकी तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली के रामलीला मैदान में ईवीएम हटाओ रैली को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान खड़गे बोले, अंग्रेजों के जमाने में सिर्फ कुछ लोगों को ही वोटिंग का अधिकार था, जिनमें जमींदार और अमीर लोग हुआ करते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सार्वभौमिक मताधिकार के साथ सभी को वोटिंग का अधिकार दिया था। ये वोटिंग का अधिकार भाजपा वाले छीनना चाहते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली को संबोधित आगे करते हुए कहा कि हमें एक रह करके संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करनी है। अगर संविधान और लोकतंत्र नहीं बचा तो हमारी हिस्सेदारी और भागीदारी भी नहीं बचेगी। यहां पर रैली में जोरदार तरीके से मांग उठाई गई है कि देश के अंदर जाति जनगणना हो, जो रिजर्वेशन है उसकी 50% की सीमा को बढ़ाया जाए और इसके साथ ही ईवीएम बैन की जाए और बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाएं। दोस्तों ये वही बीजेपी है जो 2009 में पूरी बीजेपी ईवीएम के खिलाफ थी। उसके नेता खुल्लम खुल्ला बयान दे रहे थे, किताबें तक लिख रहे थे ईवीएम के विरोध में। आज भाजपाइयों को ईवीएम बिल्कुल ही फिट लग रही है, इसलिए यहां पर ईवीएम पर शक होना काफी लाजमी है। ये दोस्तों वही भाजपा है जो 2014 से पहले सत्ता में नहीं थी, तब ईवीएम का विरोध करती थी, ईवीएम के जरिए हेरफेर के आरोप लगाती थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद से ईवीएम प्रेमी हो चुकी है भाजपा। यह खबर आई है सामने। इसके साथ ही अगली अपडेट की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। आज जय शाह ने आईसीसी चेयरमैन का पद संभाल लिया है। जी हां दोस्तों, जहां एक तरफ देश में दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, वहीं यहां पर देख सकते हैं कि एक के बाद एक बड़े पद जय शाह, जो कि अमित शाह के बेटे हैं, उनको मिल रहे हैं। जय शाह ने जी तोड़ मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। ये जबरदस्त तरीके से लोग तंज कस रहे हैं। जय शाह कभी हिंदू मुस्लिम के लफड़े में नहीं पड़े, वो जहरीले नेताओं के चक्कर में भी नहीं पड़े, खूब मेहनत की और अपने बल पर बिना किसी सपोर्ट के आईसीसी के चेयरमैन बन गए। ये यहां पर सोशल मीडिया पर लोगों ने जबरदस्त तरीके का तंज कसा है दोस्तों जय शाह को लेकर के। देख सकते हैं कि जय शाह के अंदर ऐसी कोई भी योग्यता नहीं है कि वे बीसीसीआई के अध्यक्ष या सचिव बनते या यहां पर आईसीसी के चेयरमैन थे। बस यहां पर वे अमित शाह के बेटे हैं, इसलिए आईसीसी के चेयरमैन के पद तक पहुंच गए हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो अब पीएम मोदी की चुप्पी यहां पर बनी हुई है। वे परिवारवाद पर कुछ भी नहीं कहेंगे। परिवारवाद सिर्फ कांग्रेस के अंदर ही उनको नजर आता है। यह अपडेट आई है दोस्तों। इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।